वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो हम लोग दोस्तों देख रहे हैं आरओ एग्जाम के PYQ। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। देखिए, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे आप आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका आप जीएस पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है PYQ पढ़ना। इससे आपको एग्जाम के ट्रेंड और पैटर्न के बारे में पता चलता है। तो अभी तक हमने दोस्तों यूपी स्पेशल यानी यूपी जीके वाले PYQ कवर करा लिए हैं। उसकी क्लासेस चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज से हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमी के, ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रीवियस ईयर पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989 और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। तो इसमें कौन सा गलत है? तो ये राष्ट्रीय पोषाहार वाला गलत है। अब आप लोगों के लिए साथ साथ एक्स्ट्रा काम मैं देते जा रही हूँ। बताइएगा कि राष्ट्रीय पोषाहार मिशन कब आया, इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और बाकी ये तीनों जरूर याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिया है पंचवर्षीय योजना और वो किस विकास मॉडल पर आधारित थी, ये बताना है। तो पहली योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महल नोबिस मॉडल, तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल और चतुर्थ जो है वो है अशोक रुद्र मॉडल। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 1 2 3 4, पहला है हैरोल्ड डोमर, दूसरा महल नोबिस, तीसरा एस चक्रवर्ती और चौथा है अशोक रुद्र मॉडल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि भारत की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर व्यापार क्षेत्र। तो हमारे देश की जो भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसका सबसे बड़ा स्रोत है सेवा क्षेत्र। फिर एक किसान जिसके पास 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर तक जोत है, इसको क्या बोला जाता है? सीमांत कृषक, बड़ा कृषक, मध्यम कृषक या फिर लघु कृषक। तो 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर जोत वाले किसानों को बोला जाता है लघु कृषक। तो आप लोगों से यहीं पे एक सवाल है दोस्तों, आप सभी को बताना है कि सीमांत कृषक के लिए जोत कितनी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर कौन से कृषक जो हैं वो सीमांत कृषक कहलाते हैं। इसको कमेंट बॉक्स में बताइए और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। लघु कृषक आपको पता चल गया, 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर तक जोत वाले। अब सीमांत कृषकों के बारे में आप बताइए। फिर अगला सवाल दिया गया है कि भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार जो है वो 5 करोड़ तक है उन्हें जाना जाता है। छोटे उद्यम, लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम या फिर मध्यम उद्यम। तो देखिए, ये कहलाते हैं सूक्ष्म उद्यम। सूक्ष्म उद्यम कहलाते हैं कि जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक और जो कारोबार है वो 5 करोड़ तक है, तो इनको बोला जाता है सूक्ष्म विनियोग, सूक्ष्म उद्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो भारत का जो कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल है 2020, इसमें आवश्यक वस्तुओं के बारे में है, संविदा कृषि के बारे में है, कृषि उत्पादन विपणन समितियों के बारे में भी है, लेकिन MSP के बारे में इसमें नहीं दिया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। आगे फिर बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 में आया, साझेदारी अधिनियम 1932 में, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में, लेकिन भारतीय संविदा अधिनियम जो है ये 1870 का नहीं है। ये कब का है इसको बताइए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करना है, फिर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया गया है डॉक्टर सी रंगराजन, IG पटेल, D सुब्बा राव और मनमोहन सिंह। तो इसमें देखिए कार्यकाल के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हैं डॉक्टर IG पटेल।
उसके बाद आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के बाद हैं सी रंगराजन और उसके बाद हैं डी सुब्बा राव। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा सीक्वेंस। ठीक है, आगे भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित, समाजवादी, पूंजीवादी या फिर गांधीवादी समाजवादी। तो आप सभी को पता है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है, इसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय यानी AGR की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? ब्याज आय, लाभांश यानी डिविडेंड या फिर विदेशी मुद्रा लाभ यानी फॉरेक्स गेन। तो देखिए जो सकल आय है, ठीक है, NGR नेशनल तो इसमें देखिए इसमें तीनों आते हैं, ब्याज भी आता है, डिविडेंड भी आता है और फॉरेक्स गेन भी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें देखिए उस हिसाब के करंट अफेयर्स से पूछा गया है। इसमें बस देख लीजिए कि भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2018 से लगभग 3.4% कम था। ये सारी चीज़ें देखिए आपको जब आर्थिकी पढ़ाई जाएगी, मिसलेनियस जब मैं पढ़ाऊंगी तो सब कुछ आपको अपडेट करा दूंगी। ये जब पेपर हुआ था तो उस टाइम से पूछा गया था। अब आपको 2023, 24, 25 की GDP के हिसाब से पढ़ना है। आगे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर या फिर दिल्ली? तो सिडबी का जो मुख्यालय है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय है लखनऊ में। फिर मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति क्या होती है? राजकोषीय नीति के विपरीत, राजकोषीय नीति का पूरक, मंदी के दौरान प्रभावी या फिर प्रभावी मांग को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय। तो मौद्रिक नीति होता है प्रभावी मांग को नियंत्रित करने के लिए जो हम प्रत्यक्ष उपाय कहते हैं, वो उससे संबंधित नीति मौद्रिक नीति है। फिर अगला सवाल दिया गया कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। मुद्रास्फीति लेनदारों के लिए, ब्रांड व प्रभुति के निवेशक, देनदार या फिर उपभोक्ता। तो मुद्रास्फीति जो है ये लेनदारों के लिए लाभकारी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है? IMF जो लोन देती है उसका उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? आर्थिक विकास हेतु परियोजना के लिए, केंद्रीय बैंकों के स्वर्ण कोषों को बढ़ाने के लिए नहीं, औद्योगिक विकास के लिए, पूंजी निर्माण के लिए नहीं, बल्कि भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हरित बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्रीन बॉन्ड के बारे में। तो इसमें देखिए चौथा जो स्टेटमेंट है कि हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता का निवेश है, ये गलत है। इसके अलावा ये जो हरित बॉन्ड होता है ये केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। इसका उपयोग 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने पहली बार किया था और ये वित्त बाजार नवाचार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है और 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो इसमें देखिए कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। बैंक दिया हुआ है और किस प्रकार के बैंक हैं आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले दिया गया इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की अगर बात करें तो ये देखिए सार्वजनिक बैंक है। वहीं ICICI बैंक क्या है? ये प्राइवेट निजी बैंक है। सिटी बैंक एक विदेशी बैंक है और वहीं सारस्वत बैंक जो है वो सहकारी बैंक है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये, हो सकता है रिपीट हो जाए आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया कि निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर में वृद्धि, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सांविधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि और सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो इसमें देखिए इसमें सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय जो है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, बाकी 1, 2, 3 जो हैं वो सही हैं। आगे कथन और कारण दिया गया, एग्जाम में पूछा गया आपके, दिया गया
कि कथन दिया गया, अभिकथन, कि जब देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तो चालू घाटा जो है हो जाते हैं, तो उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है, कैट कहा जाता है। बिल्कुल सही बात। और जब चालू खाता घाटा तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का अधिक निर्यात करता है। नहीं, ये गलत है। आगे, WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है नीला बॉक्स सहायिका। नीला बॉक्स सहायिका जान जाइए कि WTO के अंतर्गत जब सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है। आगे, लाभ मात्रा अनुपात में सुधार कैसे किया जा सकता है? बिक्री कीमत में वृद्धि करके, सही, बिक्री मिश्रण को बदल करके और परिवर्तनशील लागत को कम करके। तो ये सभी यहाँ पर सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? निरक्षरता भी है, स्वास्थ्य भी है, रोजगार के अवसर भी हैं, लेकिन परिवहन के साधनों की कम संख्या जो है ये गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं है। का अर्थव्यवस्था वाला PYQ देख रहे थे, उसी को चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो दिया गया है कि परिवहन, संचार और वाणिज्य ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक गतिविधियाँ, द्वितीयक गतिविधियाँ या फिर तृतीयक गतिविधियाँ या फिर ग्रामीण गतिविधियाँ? तो परिवहन, संचार और वाणिज्य ये जो है ये आता है तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत। और आयात कर की अगर बात की जाए तो ये व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है या फिर व्यापार की मात्रा को घटाता है? आयात कर, तो आयात कर जो है ये व्यापार की मात्रा को घटाता है। भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया कब? 1994 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि GST किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो GST जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता सलाहकार कौन है? तो इसमें देखिए ये है RBI। RBI जो है ये वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार है सरकार का मुद्रा और इस वित्तीय मामलों में। अब शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है? शुद्ध निर्यात किसको कहते हैं? निर्यात गुणा आयात को, निर्यात और आयात जोड़कर, निर्यात में से आयात घटा करके या फिर केवल सेवाओं का निर्यात। तो शुद्ध निर्यात होता है निर्यात माइनस आयात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। ठीक है, उत्पादक कीमत सूचकांक ये मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। ठीक है, औसत परिवर्तन को मापता है। ठीक है, ना कि मामूली परिवर्तन, ना ही कुल परिवर्तन। ये उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, यानी सहभागी नहीं है? नेफेड है, ठीक है, स्टेट ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन भी है, MMTC भी है, लेकिन इफ़को नहीं है। इफ़को नहीं है, ये कृषि सामानों से नहीं संबंधित है, आपको पता होगा, ये उर्वरक वगैरह से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? दलाल, तेजड़िया, मंदड़िया या फिर स्टैग? तो स्टॉक एक्सचेंज में सट्टेबाज नहीं होता है दलाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कार्यक्रम है और शुरू होने का वर्ष है। इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है, हो सकता है रिपोर्ट ये जो है लिस्ट जो है रिपीट हो जाए एग्जाम में। तो देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये आई 1999 में। फिर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में। फिर जवाहर रोजगार योजना 1989 और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये सबसे लेटेस्ट है 2005 का। तो याद रखिएगा, जवाहर वाला सबसे पहले आया था, जवाहर वाला सबसे पहले, फिर 97 में आया शहरी, 97 में आ गया शहरी और 99 में आ गया ग्रामीण। ठीक है, 99 में ग्रामीण आ गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? ठीक है, तो ये है देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना। जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 ईयर प्लान्स, अगर आप लोग ये PCS लेवल और समीक्षा अधिकारी का एग्जाम दे रहे हैं, 5 ईयर प्लान जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने 5 ईयर प्लान हैं, कौन से विकास मॉडल पर और किस एरिया में ज़्यादा जोर दिया गया,
उसको जरूर याद कर लीजिएगा, 1 से 2 सवाल फिक्स हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब है ये सवाल है, देखिए, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं, बात तो बिल्कुल सही है, और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं, दोनों ये स्टेटमेंट सही है। फिर जीएसटी परिषद कर से छूट वाली वस्तुओं के निर्णय करेगी और नया नीति कर का निर्धारण करेगी, ठीक, और राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा, गलत, तो 1 और 2 ही सही है। आगे किसान के क्रेडिट कार्ड के बारे में लगभग हर बार पूछा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई, ये तो गलत हो गया। अब आप लोगों के लिए सवाल है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई थी। और दूसरा है कि यह योजना किसानों को उनके खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है, तो दूसरा तो सही है। अगला सवाल दिया गया है नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड जो है ये संसद के अधिनियम द्वारा 1982 में स्थापित हुआ, सही, और यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है, ये तो गलत हो गया, ऑप्शन ए सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम यानी MSMED ये कब पारित हुआ था, ठीक है, तो ये पारित हुआ था 2006 में, बिल्कुल फैक्ट है, यहीं का यहीं याद करते चलिए। फिर है लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट व मशीनरी में विनियोग की मात्रा कितनी होनी चाहिए, लघु निर्माणी उद्योग में पूछा गया है। तो इसमें देखिए, जो विनियोग की मात्रा होगी वो 25 लाख से ऊपर होगी, लेकिन 5 करोड़ से कम होगी, 25 लाख से लेके 5 करोड़ के बीच में। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों के द्वारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। टैक्स है तो कैपिटल गेन टैक्स जो है ये संपत्ति विक्रय से संबंधित है, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है ये संबंधित है फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पर। कस्टम ड्यूटी है आयात से संबंधित, और कॉर्पोरेट टैक्स लगता है आय पर, ठीक है, तो ये याद कर दीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट लिस्ट है। सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था, सेबी अधिनियम पारित हुआ था 1992 में, रट लेना है। फिर से देखिए सवाल आ ही गया कि किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी, कब लाई गई थी, ये लाई गई थी 1998 से 1999 में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी 2 दाल वाली तलहनी फसल है, 2 दाल वाली, अलसी तो है नहीं, सूरजमुखी भी नहीं है, लोबिया भी नहीं है, लेकिन सूरजमुखी, मूंगफली है। 2 दाल मतलब कि आप जब उसको छीलते हैं तो देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आगे पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति जो है वो तिलहन से संबंधित है, तिलहन से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बहुत ही सब फैक्चुअल है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये स्थित है त्रिची में। फिर कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है, तो कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड के बारे में आपको जितनी भी जानकारी पता हो सब बताइए। हेडक्वार्टर कब है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था नाबार्ड का, ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आगे भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ, कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1972 में, भारतीय पेटेंट कानून। फिर अगला है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज नीति कब घोषित की गई, ये घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल फैक्चुअल है, रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अगला सवाल कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस मंत्री के द्वारा की गई, किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई, तो ये थे वीपी सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 2000 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्था यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए, तो याद करिएगा जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये स्थापित किए गए थे मालेगांव समिति की सिफारिशों पर। अब प्रतिरक्षा बैंकिंग क्या होती है, प्रतिछाया बैंकिंग क्या होती है, प्रतिछाया बैंकिंग होती है कि जब गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं यानी NBFCs के द्वारा वित्तीय या अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना, ये होता है प्रतिछाया बैंकिंग, ठीक है। चलिए कुछ सवाल और देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, विक्रय, एक्साइज, कस्टम या फिर संपदा, तो संपदा कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है, बाकी सब अप्रत्यक्ष हैं।
फिर है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है? तो ये है 10 लाख रुपए, याद रखिएगा। फिर पैन के आरंभ में 5 अंग्रेजी अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK, ठीक है। इसमें ये पैन नंबर दिया गया है। इसमें P क्या दर्शाता है? इसमें P दर्शाता है पर्सनल यानी व्यक्तिगत, ठीक है। अब अगला है कथन और कारण दिया गया है। आपको कथन दिया गया है कि शहरी गरीबी की जड़ जो होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। बिल्कुल सही बात है। और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न होता है, तो ये भी एक कारण है, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों सही हैं और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। एक कारण है, पूरा 100% रिस्पॉन्सिबल थोड़े है। शिक्षा का स्तर निम्न होना ये शहरी गरीबी का कारण नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों सही है। आगे, भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू कब किया गया था? तो ये सेस एक्ट लागू किया गया था 1977 में। मूंगफली मुख्य फसल कहाँ की है? तो ये फसल है मुख्यतः गैम्बिया की। हमारे देश में कितने एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं? तो हमारे देश में कुल 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, संवैधानिक निकाय मतलब क्या है? जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो वित्त आयोग है, आर्टिकल 280 आपने पढ़ा होगा। योजना आयोग, लोक सेवा आयोग आपने पढ़ा होगा 315, चुनाव आयोग आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन योजना आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक एक्ट के थ्रू आया था। फिर आगे, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? ठीक है, ग्रामीण विकास से हो जाएगी, कृषि विकास से हो जाएगी, कृषकों को पर्याप्त साख से हो जाएगी, लेकिन राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर जो है ये समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा इससे नहीं की जा सकती है। आगे, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक निम्न आय भी है, निरक्षरता भी है और बैंक शाखाओं का अभाव भी है, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो ये जो विकास है हमारे देश में ये व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। फिर भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? तो ये है परिवार का उपभोग व्यय, मैंने पहले ही बता दिया था। आगे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थी, देखिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या से संबंधित समिति थी सुरेश तेंदुलकर समिति, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। आगे तेंदुलकर समिति से ही रिलेटेड आया है सवाल। इसमें दिया गया है कि तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या क्या निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया? तो ये था 37.2, याद रख लीजिएगा। 37.2 तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर कमेटी और गरीबी रेखा से नीचे से ये रिलेटेड है। आगे, सार्वजनिक वितरण की प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। बात तो सही है। यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया, ये भी सही है। तीसरा तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो को पॉज करते हैं, ऐसे ही बने रहिए। अगर आप लोग किसी, आज का पहला सवाल है कि निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? तो देखिए, स्कूल मैनेजमेंट करता है, पंचायती राज संस्था भी करती है और स्वयं सेवा समूह भी करता है, लेकिन इसमें ठेकेदार का कोई भी रोल नहीं होता। अगला, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, लिस्ट याद कर लीजिएगा। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान कब आया? तो ये आया था 2001 में। साक्षर भारत मिशन 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये आया 1987 में और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है ये 1988 में आया था। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है, या तो इसमें से डायरेक्ट कुछ पूछ दे, या सवाल ही रिपीट हो जाए, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आ जाए, तो ज़रूर से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्नांकित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है?
एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। तो देखिए, ग्रामीण जलपूर्ति होगा, प्राथमिक शिक्षा भी है और नगरों की मलिन बस्तियों का सुधार भी है, लेकिन सामाजिक वानिकी जो है ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ें। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। 10वां 5 ईयर प्लान जो था इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इंक्लूडेड था। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी बीमा योजना यानी AABY को कब प्रारंभ किया गया था? तो आम आदमी बीमा योजना को शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2007 को। ठीक है, उसी तरीके से लगभग 2020 से लेकर के 2025 तक जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उनकी डेट और उनका सन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। तो पहला जो सूती वस्त्र कारखाना था वो पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना। फिर अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन आप जान रहे हैं, ये हैं सी रंगराजन। ठीक है, याद रखिएगा, सी रंगराजन, जनवरी 2005 में ये समिति बनाई गई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन पर। अब भारतीय हीरा संस्थान कहाँ है? तो ये भाई देखिए, भारतीय हीरा संस्थान जो है वो सूरत में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? फूट लूज, ठीक है, तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर या एल्यूमिनियम। तो इसमें देखिए फूट लूज उद्योग का उदाहरण है सॉफ्टवेयर। अब वैश्वीकरण के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है ये बताना है। दिया गया कि इसने भारतीय वैश्वीकरण के बारे में कि इसने भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया है। सही बात है, वैश्वीकरण का यही मतलब है। फिर इसने शिखर के उद्योगपतियों का विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों के खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया है। सही है। इसने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए लालायित किया है। ये भी सही है, लेकिन ये गलत है कि इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है। ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? ठीक है, गरीबी दूर करने के लिए क्या था? IRDP, ट्राइसेम, NREP, ये सभी जो हैं भारत में गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, गरीबी दूर करने से संबंधित है। फिर स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी कब? 1948 में। याद रखिएगा, 1948 में स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति। अगला सवाल है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कब लागू की गई? तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? ठीक है, तो ये है बासमती चावल। बासमती चावल देखिए, इसके निर्यात से देश के लिए सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा आती है। फिर भारत में संकार्य यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार कहाँ है? चालू जोतें, इसको अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जो आर्थिकी हम पढ़ाएंगे, जो आर्थिकी वाला जो सेक्शन रहेगा मिसलेनियस वाला, उसमें ये आएगा आपका करंट से रिलेटेड। तो अभी इसका राइट आंसर है राजस्थान। ठीक है, चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में है। फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, आर्थिक विकास है संरचनात्मक परिवर्तन। वहीं आर्थिक वृद्धि क्या है? ये सकल घरेलू उत्पाद से। समपोषित विकास की अगर बात करें तो पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता जो है वो स्वास्थ्य से। ठीक है, तो अच्छा है, ये अच्छा सवाल है। फिर भारत में गरीबी रेखा के नीचे का निर्धारण का आधार क्या है? तो हमारे यहाँ आधार है उपभोग का आंकड़ा। ठीक है, उपभोग का आंकड़ा जो है वो गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार है। आगे बढ़ते हैं। फिर है राजीव आवास योजना का क्या लक्ष्य है? राजीव आवास योजना का क्या लक्ष्य है? तो राजीव आवास योजना जो है ये मलिन बस्ती मुक्त भारत जो है ये है राजीव आवास योजना। अगला सवाल कि भारत में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये साख सृजन करता है RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक। याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला सवाल और अच्छा है।
संस्था दी हुई है और उनका स्थापना वर्ष है, आपको मिलान करना है। दिया गया है भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम यानी ICICI, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना है 1955 में। ठीक, वहीं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI, ये है 1964। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI 1948 और भारतीय लघु उद्योग विकास निगम यानी SIFDI 1990। इस तरीके से ऑप्शन डी इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। या तो क्रोनोलॉजिकल में देगा या डायरेक्ट पूछ देगा या फिर ऐसे ही सूची में पूछ देगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड को स्कीम से आच्छादित है? तो ये देखिए, ये इसमें यही है, उपभोग साख और निवेश साख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है दोस्तों कि आर्थर डंकल, ये नाम संबंधित है किससे? तो गेट से। ठीक है, आर्थर डंकल गेट से संबंधित है। ठीक, गेट के बारे में पढ़ लीजिएगा पूरा, साथ ही साथ IMF के बारे में भी, OCGC, एग्जिम बैंक, इन सब के बारे में जो भी संस्थाएं हैं उनके। IMF तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखिए न्यूज़ वगैरह में देखा ही होगा, IMF ने पाकिस्तान को लोन दिया, पहलगाम वाला जब मुद्दा चल रहा था, तो IMF के बारे में तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, कितने मेंबर हैं और क्या प्रोसेस है, कब अस्तित्व में आया, तो IMF के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है IMF काफ़ी ज़्यादा इस साल। फिर है विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते, इसके मुख्य तीन स्तंभों में नामांकित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? कृषि पर समझौते की बात अगर की जाए तो इसमें बाजार पहुंच भी है, आंतरिक समर्थन भी है, निर्यात प्रतियोगिता भी है, लेकिन डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियां जो है इसमें नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी RIDF के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें नहीं आता है ग्रामीण उद्योग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किसमें सुधार करने से है? ठीक है, तो ये है सरकारी अधोसंरचना। ठीक है, आगे सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये थे J. टिनबर्गिन। ठीक है, J. टिनबर्गिन ने छाया कीमतों के बारे में बताया था, छाया कीमतों की अवधारणा जो कि संबंधित थी सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारित करने से। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार वर्ष है? ये अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय आय मापने का आधार वर्ष है 2004 से 5, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो इसमें उत्तरदायी है वित्त मंत्रालय। वार्षिक आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय, याद रखिएगा। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश का फूलपुर। ये है भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना सहकारिता क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कृषि निर्यात का संवर्धन। अगला सवाल कि कौन सा सही व्यवस्था नहीं है, सही कर व्यवस्था? तो देखिए, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है? तो ये है राज्यों का 0%। ठीक है, राज्य 0%, केंद्र 100%। ये है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में रेशियो सेंटर और स्टेट का। ठीक है, सेंटर 0% है, स्टेट 100% है। फिर है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो तारापुर समिति जो है वो बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा गोस्वामी समिति जो है ये औद्योगिक रुग्णता की समस्या, जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल और मल्होत्रा समिति जो है वो बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा। उसी तरह 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रावधान किस अवधि से संबंधित है? तो ये है 2010 से लेकर के 2015। अब आप लोग को जो प्रेजेंट में वित्त आयोग चल रहा है उसकी अवधि वगैरह देखनी है। 15वें के बारे में अच्छे से, कौन अध्यक्ष है, ठीक है, ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। आगे, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1994 में। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो ये है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसके बारे में याद कर लीजिएगा। आंसर राइट है कंबोडिया। और आज का हमारा देखिए आखिरी 2 सवाल हैं
कि निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्राप्त करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है। ट्रिप्स समझौते में, तो ट्रिप्स समझौते में व्यापार मार्ग भी है, एकीकृत सर्किट वगैरह है, भौगोलिक संकेतांक है, लेकिन पौधा उत्पादन इसमें नहीं है। अब डंकल का नाम फिर से पूछ दिया, डंकल किससे संबंधित है, तो गैट से संबंधित है। तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा अर्थव्यवस्था आपकी इकोनॉमिक्स का RORO एग्जाम के लिए PYQ कंप्लीट। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट अब हो गए, हमने 2 PYQ देख लिए, एक इकोनॉमिक्स वाले देख लिए, साथ ही साथ यूपी जीके वाले भी देख लिए। अब अगला सब्जेक्ट कोई और पकड़ेंगे। बस पढ़ते रहिए, PYQ का रिवीजन करना है, साथ ही साथ आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी का प्री हो गया, RO का प्री है, इसके अलावा BO है, यूपी में SI की वैकेंसी आने वाली है, बिहार PCS, MP PCS, ठीक है, उत्तराखंड PCS। अगर आप सभी लोग इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ले सकते हैं।